कैसे हो? बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? पॉलिटी का PYQ कर रहे हैं, है कि नहीं? पिछले 35 साल का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से होते हैं? CSE अपना UPSC का, CAPF, CDS और स्टेट PCS का। और आज है डे 29, मतलब पीछे 28 दिनों से हम लोग लगातार क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जिसमें से जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर सारे ख़त्म हो चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर वाला भी ख़त्म हो चुका था। फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, ये सारे DPSPs वाले ख़त्म हैं। आज है कितना? आज डेट कितना है? 25-26 क्या है? 26 है ना? 26 है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का हम लोग का आज से स्टार्ट होने वाला है। कल यहाँ तक ख़त्म हो गया था लोकल गवर्नमेंट, जिसमें से मतलब आज जो क्वेश्चन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के क्वेश्चंस होंगे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल को हम लोग 2 दिन में डिवाइड किए हैं, एक आज और एक कल, ठीक है? मतलब 26 और 27 को। लेकिन 40 यहाँ है तो हम लोग कोई 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, 50-55 के आसपास, और बच गया 100 यहाँ करेंगे, ठीक है? तो जस्ट उल्टा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं, चाहे तो कंप्लीट करना चाहते हैं PYQ साथ में, तो आगे मतलब कि पीछे जा कर के पुराने वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी इन इंडिया, हाउ मेनी अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़? UPSC CSE 2023 का क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहने का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए पूरी तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन हो वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होता है कि नहीं? अब ऑप्शन देखो, ठीक है? नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इस बॉडी को देखो या इसको देखो, तो ये जो है ओरिजिनली अगर देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मानते हो बात को? ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है? अब मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? स्टैट्यूटरी स्टार्ट किया ना भाई, हाँ। इसको क्या किया था? इस्टेब्लिश किया गया था। कैसे? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के तौर पे, ठीक है? और रिसेंटली अगर हम बात करें 102nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो इसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किसी आर्टिकल में रखा गया होगा? तो बिल्कुल 3, 3, 8 और B, सब क्लॉज B, यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया गया। तो जब इंसर्ट कर दिया गया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो हम क्या कह सकते हैं कि अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो चुका है, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट सही है। पूछा हाउ मेनी करेक्ट, ठीक है? आगे देखते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ लॉ, ठीक है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, ठीक है? ये भी ओरिजिनली नहीं था, स्टैट्यूटरी बॉडी से बना, बाद में इसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, ठीक है? तो स्टैट्यूटरी मतलब कि एक्ट के जरिए, किसी एक्ट के जरिए उसको बनाया गया हो, ठीक है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? इसको कब बनाया गया? 1993 में, ठीक है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंदर इसको बनाया गया। तो अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला, जिस तरीके से इसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, इस तरीके से इसको नहीं मिला, तो ये गलत है, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बना गया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर में है, ठीक है? तो ये गलत है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन, अब लॉ बोलेगा तो भाई बोलेगा अरे लॉ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन ही होना चाहिए, ठीक है? लेकिन यही हम लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है? कि नेशनल लॉ कमीशन जो है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि नैदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? इसको जो बनाया गया, इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कहें तो ये एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया, ठीक है? नोटिफिकेशन किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और वो नोटिफिकेशन किसके अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और कहे तो
डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, ठीक है, इसके अंदर। और इसका क्या काम है? इसका काम है कि भाई रिकमेंड करना, ठीक है। ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है। किस चीज़ पर रिकमेंडेशन देगा? तो कैसे जो है मतलब कि लॉज को बेटर किया जाए, ठीक है, लॉ रिव्यू करना, लॉ को रिव्यू करके और क्या बेटर किया जा सकता है उस पर काम करता है। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फोर्थ, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये क्या है? तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है वो अगर देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको किया गया है, ठीक है। इसका एम या रीजन क्या है, ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है भाई? तो स्पीडी रेड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब कि कंज्यूमर डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ भी है उसका सॉल्व करने का काम करता है, ठीक है। ओके, समझ गए। इसको एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया। अब क्वासी जुडिशियल कहने का मतलब क्या है कि कुछ फंक्शन जो है जुडिशियल फंक्शन करेगा, ठीक है, पूरे तरीके से नहीं, से तो कहते हैं क्वासी जुडिशियल। और इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी के तौर पे सेटअप किया है। तो इसको जो है हर एक स्टेट में, ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट और ईच स्टेट में और नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी होगा, नेशनल लेवल पे भी होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो होगा स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, और नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये सारे होंगे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है। तो ऑप्शन अपना ओनली वन सही हो रहा है, ठीक है, कि एक ही हमारे पास जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये भी स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। कोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO, ठीक है, मतलब कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या पूछ रहा है, मतलब रोल क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले ये जानो कि है क्या कोल कंट्रोलर। तो कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है। ये सबऑर्डिनेट ऑफिस किसके अंदर में है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। और इसके जो फील्ड ऑफिस है, फील्ड ऑफिस मतलब कि जहाँ जहाँ और वेरियस ब्रांचेस को कह सकते हो, वो है इसका धनबाद प्लस रांची प्लस बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर और एटसेट्रा कह लो, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? तो ये कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है भैया? कलेक्ट और साथ में कह लो कि मेंटेन भी करता है। कलेक्ट और मेंटेन करता है किस चीज़ को? तो जो कोल प्रोडक्शन डाटा है, कोल प्रोडक्शन डाटा जितने भी, चाहे वो प्राइवेट हो गया चाहे वो पब्लिक हो गया, इस सभी सेक्टर्स के इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। और ईयरली करता है, हाफ ईयरली करता है, तो कैसे करता है? मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करता है, ठीक है, समझ गए। सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर, ठीक है। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फील्ड हेडक्वार्टर की बात करें तो धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, आसनसोल, ये इस तरीके से है, ठीक है। मंथली बेसिस पे डाटा कलेक्ट करता है और मेंटेन भी करता है, चाहे वो डाटा प्राइवेट का हो चाहे वो सरकार का हो, ठीक है। अब इसके बारे में जान गए। अब देखो थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को पढ़ो। CCO कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोले तो भाई कि मेंटेन करने का काम करता है और साथ में कलेक्ट करने का भी काम करता है। तो मेंटेन एंड कलेक्ट करने का काम करता है, तो हाँ हो सकता है ना सर, स्टैटिस्टिकल मतलब कि सारे डाटा तो इसके होंगे। तो अगर देखें तो ये बात सही है, क्योंकि ये जो है अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008 के तहत कोल कंट्रोलर, मतलब इसको जो है ये एक मेजर सोर्स है कोल स्टैटिस्टिक का, ठीक है। कोल, लिग्नाइट स्टैटिस्टिक, ये सब के बारे में बताता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो एनुअल कोल है
चाहे वो एनुअल कोल किस पे, लिग्नाइट पे, और जैसे हम लोगों का कोल का वेराइटी होता है ना, लिग्नाइट, बिटुमिनस, और एक दो और क्या था नाम भूल रहा है, तो उन सब पर डाटा इसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है, और पब्लिश करना होता है। तो ये बात तो सही है, पहला बात सही है, ठीक है, 1 सही है, तो बी को हटा दो, मतलब अभी तीनों में ही है, ठीक है। दूसरा पढ़ो, इट मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कैपेटिटिव कॉल लिग्नाइट ब्लॉक्स। देखो लिग्नाइट ब्लॉक्स अभी हम बोल ही रहे थे ना, इट मॉनिटर एंड प्रोग्रेस, अभी तो बोला था ना सर, कलेक्ट एंड मेंटेन, और मेंटेन कर रहा है तो मॉनिटर भी करेगा ना, ठीक है, तो ये बात सही है और ठीक है, ओके। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। अब कोल बियरिंग एरिया से बोल रहा है, ठीक है, कोल बियरिंग एरिया से, तो ये बात सही होगा क्या? इसमें कह रहा है कि नोटिफिकेशन इशू की बात कर रहा है। इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, तो ये बात सही है। अगर देखो कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन, कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन प्लस डेवलपमेंट एक्ट 1957, इसके तहत देखो तो इसका जो है यही एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पे देख सकते हैं ये कॉल कंट्रोलर को, कि ये सुनता भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कोई भी ऑब्जेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो इसको सुनता भी है और उसको ठीक भी करता है, ठीक है, और साथ में ये सुनने के बाद रिपोर्ट भी करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये बात भी सही है। 1 2 3 कहाँ साथ में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो 1 2 3 यहाँ दिख रहा है। अब चौथा भी पढ़ ही लो, इसको कहीं छोड़ रहा है। इट इंश्योर दैट द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब टाइम्स। कोल माइनिंग कंपनीज, ठीक है, कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर करेंगे, ये तो क्या बोल रहा है ये, इट इंश्योर, ये इंश्योर करेगा कि दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द एंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब टाइम्स, तो ये काम इसका नहीं है, ठीक है, कंट्रोलर का नहीं है, ये काम इसका नहीं है, ठीक है। ये तो ऊपर के जो सारे मेजरली अगर डाटा कलेक्ट करने की बात करें, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम उस पर आ रही है वो सब सुनने का काम है, ठीक है, ये फंक्शन इसका नहीं है, तो चौथा को हटा दो। वैसे भी एलिमिनेशन से वो हट चुका था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी बोर्ड, विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टी बोर्ड से रिलेटेड बात देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। टी बोर्ड इज द स्टैचूटरी बोर्ड, ठीक है, टी बोर्ड अभी तो बोला कि स्टैचूटरी बोर्ड किसको कहते हैं, जब कोई एक्ट के थ्रू बनाया जाता है उसे एक स्टैचूटरी बोर्ड कहते हैं। तो ये जो टी बोर्ड है उसको क्रिएट किया गया है टी एक्ट 1953 के तहत। पर्पस क्या है, रेगुलेट करना है इंडिया के टी इंडस्ट्रीज़ को और प्रोटेक्ट करना है टी प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को, ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी। सर या तो स्टैचूटरी बॉडी होगा या तो रेगुलेटरी बॉडी होगा, दोनों कैसे हो सकता है? अब पहला सही कर दिया हो तो दूसरा काट दो, उसके बाद ऐसे और भी आगे पढ़ लो। अटैचड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दूसरा गलत है, और कोई है क्या? नहीं कट रहा, ठीक है। तीसरा पढ़ो, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज़ सिचुएटेड इन बेंगलोर। टी बोर्ड का हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, ना कि बेंगलोर में। तीसरा भी गलत है सर, ये गया ऑटोमेटिकली बच गया 4। अब चौथा पढ़ लो, द बोर्ड हैज़ द ओवरसीज़ ऑफिस एट द दुबई एंड द मॉस्को। मतलब इंडिया से बाहर भी ऑफिसेस है, तो मॉस्को में है, दुबई में भी है, और इसके साथ कौन कौन है? मॉस्को, दुबई तो हो ही गया, साथ में हैम्बर्ग, लंदन और न्यूयॉर्क में भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Constitution of India, prohibitions or limitation or provisions contained in the ordinary laws cannot act as a prohibitions or limitations on the constitutional provision under the article
142। अब और 142 है तो भाई सुप्रीम कोर्ट का बात करेगा, है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। इट्स कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से क्या मतलब बनाता है ये देखो, पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखो, प्रोहिबिशन, लिमिटेशन या फिर प्रोविज़न जो कंटेन है कहाँ पर, ऑर्डनरी लॉज में, कैन नॉट, ऑर्डनरी लॉज जो स्पेशल नहीं है, कैन नॉट एक्ट एज अ, ऑर्डनरी लॉ इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकता है, कैसे, तो एज अ प्रोहिबिशन या फिर किसी लिमिटेशंस के तौर पे, किस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142 दिया गया है। तो 142 क्या कहता है, ये आर्टिकल अगर 142 पढ़ो तो 142 किससे बात करता है, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या डिक्री है उसके इन्फोर्समेंट से लेकर के बात करता है कि नहीं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, एपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, है ना। अब इसके लॉ को पास करना है, क्यों करना है, कंप्लीट जस्टिस के वजह से, कंप्लीट जस्टिस की वजह से, और ये इन्फोर्सेबल होगा भाई सुप्रीम कोर्ट है। और एक ऑर्डिनरी लॉ सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे डिमीन कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये बात हो जाएगा कि 142 मतलब 142 को सुपर सीडिंग जैसा बात करने की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली 142 जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसके अंदर जो ऑर्डर्स, डिक्री जो कुछ भी होंगे तो वो सुपर सीड कर सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, साथ में लेजिस्लेटिव ऑर्डर को भी, है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो कोई भी लॉ तुम बनवा लो पार्लियामेंट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को नहीं यहाँ पर ही कम करोगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ओवर रीचिंग पावर कह सकते हैं कि, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को भी थोड़ा सा ओवर रीच कर सकता है, क्यों, तो एक ही एम है, कंप्लीट जस्टिस के वजह से, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो, द डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल रिव्यू हो सकता है सर, यहाँ रिव्यू की बात कर रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटी कर रहा हो तो उसके अगर वो कुछ करता है, गड़बड़ होता है उससे, तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता कोई लॉट में, कोई कोर्ट में। तो ये बात गलत है, किया जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एकदम एग्जैक्टली यही 1 आर्टिकल 42 में लिखा है भाई, ठीक है, कि थोड़ा सा ओवर आर्चिंग है, क्यों, क्योंकि एक ही है कंप्लीट जस्टिस से लेकर के, तो ये बात सही है, ठीक है। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लो। इन द इवेंट ऑफ द ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कंसल्ट फ्रॉम द कैबिनेट। बिल्कुल भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, उस वक्त पूरी तरीके से लाले पड़े हुए हैं, तो तुम कहाँ कैबिनेट से लेकर के कैबिनेट को जा रहे हो परमिशन लेने, हिंट लेने, एडवाइस लेने, नहीं चलेगा ना। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ ऑन द सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। बिल्कुल, अगर स्टेट यूनिटी एंड उसके थ्रेड से लेकर के कोई बात आ गया, तुम ऐसा कुछ कानून बना दोगे कि इंडिया का यूनिटी या इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी ये स्टेट पर लग गया, तब उस वक्त तो नहीं बना सकते हो ना, तो ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन स्टेट लिस्ट वाला पूछ रहा है ना, स्टेट लेजिस्लेचर मेक ऑन अ सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ द, बात सही है, लेकिन ये बात 142 में थोड़ी बताया गया, 142 में इससे रिलेटेड बात है, ठीक है। 5 विद द रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल है तो क्वालिटी से बात होगा, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, क्वालिटी कंट्री। अब देखो, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन इंडस्ट्री। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये सेटअप किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और प्लस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंटली दोनों साथ में किए हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं 3 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं 3 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को। कौन कौन से इंडस्ट्रीज़, जैसे एसोचाम, ठीक है, फुल फॉर्म पढ़ो तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, पहला। दूसरा है जो CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, और तीसरा जो है फिक्की का नाम बहुत कोई सुने होंगे, फिक्की, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इन तीनों का एम क्या है कि भाई नेशनल लेवल पे ऑपरेट करना है, और क्या प्रमोट करना है, इक्वालिटी, ठीक है, सॉरी इक्वालिटी बोल दिया, क्वालिटी, क्या मेंटेन करना है, क्वालिटी, ठीक है। कैसे, तो थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन के थ्रू, ठीक है।
तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया was set up jointly in the government of India and the Indian industry। ये बात सही है, सही है। अभी इतना देख लिया क्या। ओके, चेयरमैन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात भी सही है क्योंकि जो इसके चेयरमैन जो है, ठीक है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसका जो चेयरमैन वाला है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और ये जो चीज़ है वो नॉमिनेट किया जाता है किसके जरिए, पीएम के जरिए। रिकमेंडेशन इंडस्ट्रीज से लगते हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये बात भी सही है, तो मतलब कि दोनों सही है, ठीक है, ए एंड बी, मतलब कि सॉरी 1 and 2 मतलब कि बोथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अटर्नी जनरल इन इंडिया कैन, क्या कर सकता है अटर्नी जनरल, ठीक है, अटर्नी जनरल टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा में पार्ट ले सकता है, तो पार्ट ले सकता है। अभी कुछ ज़्यादा बोला नहीं है इसमें, पार्ट लेने का बात कर रहा है तो पार्ट ले सकता है। ये बात हम लोग पीछे के PYQs में भी देख चुके हैं, ठीक है। बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल मेंबर भी बन सकता है कमेटी का। स्पीक इन द लोकसभा, बोल भी सकता है, बोलने में कौन रोका है, ठीक है। लेकिन ये जो बोल दिया ना सर वोट, ये इसका वोट नहीं है, ठीक है। नेम मेंबर भी रह सकता है, स्पीक भी कर सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है, किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग में जाकर के बैठ के देख भी सकता है, ठीक है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है इसका, ठीक है। तो ये 4 को हटा दो और 1 2 3 सही कर दो, तो 1 2 3 सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 7 इन इंडिया अदर दैन द इंश्योरिंग दैट द पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इफिशिएंटली, ठीक है, कह रहा है इंडिया में अदर दैन द इंश्योरिंग दैट द पब्लिक फंड्स आर यूज्ड इफिशिएंटली एंड फॉर द इंटेंड पर्पज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग, मतलब कैग के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कैग का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भाई जो पब्लिक फंड ये किया जाता है उसका जो इंटेंडेड पर्पस, जिस पर्पज़ के लिए पब्लिक फंड को ये किया गया है, अलॉट किया गया है, वो उसी के लिए खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इफ़िशेंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देख रहा है, कौन कर रहा है, क्या आगे कर रहा है। तो और क्या का इम्पोर्टेंस है ये बताओ। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया हम सब जानते हैं कि ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मानते हो। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट अगर देखो तो अंडर आर्टिकल 148 है कि नहीं, 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एम्पावर्ड है कि भाई जो भी ऑडिट है, ऑडिट ऑफ ऑल रिसिप्ट और साथ में एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का। तो लोग सोच रहे होंगे कि आज इतना एक्सप्लेन कैसे कर रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि अभी 2-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन इसी एक्सप्लेनेशन के बाद ही सॉल्व होंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, ये ऑडिट जितने भी रिसिप्ट होते हैं उसको ऑडिट करने का काम है, एक्सपेंडिचर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का वो भी, और साथ में अगर देखो तो जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, ठीक है, या फिर कॉरपोरेशंस हैं, उनको भी ये करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, साथ में ये एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो कॉरपोरेशन ओन करते हैं या गवर्नमेंट जो है, जैसे गवर्नमेंट किसी कॉरपोरेशन के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है, या किसी काम कर रहा है कोई परसेंटेज के बेसिस पे 51%, 49% इस बेसिस पे अगर काम कर रहा है तो उसको भी ऑडिट करने का काम करता है, ठीक है। अब इतना जान गए ना, अब आगे पढ़ो। कैग एक्सरसाइज द एक्सक्यूजर control on the behalf of the parliament when the president of India declare national emergency and the financial emergency। उस वक्त क्या कंट्रोल करेगा, जब नेशनल इमरजेंसी लग रहा है तो उस वक्त कुछ नहीं करना है, ठीक है सर आपको। तो 1 तो आपका गलत है, ठीक है। अब 2, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एक्सक्यूजन ऑफ द प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर्स विच आर डिस्कस इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ द कमिटी। बिल्कुल, ये ऑडिट करना ऑल रिसीव्ड एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट का, तो कैग रिपोर्ट करता है सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं किसी प्रोग्राम्स के, तो प्रोजेक्ट के एक्सक्यूशंस, प्रोग्राम्स जो रन कराए जा रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए, ठीक है, उन सब का रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। तो बात तो दूसरा तो सही है सर, दूसरा दोनों में है, ठीक है, तीसरा मतलब दोनों ऑप्शन में है, बी में भी है, सी में भी है। आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरा तो सही है,
तीसरा पढ़ो, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ वाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंसेस। बिल्कुल, अभी जो इंटेंडेड, ठीक है, जो इंटेंडेड जहाँ बोला ना, इंटेंडेड पर्पज़ के लिए जो फंड किया गया है अलॉट, उसमें खर्च हो रहा है, एफिशिएंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैग इसी का तो रिपोर्ट निकालेगा। अब कैग ये रिपोर्ट निकालेगा तो दिखेगा कि कोई तो इंसान है, कोई मिनिस्ट्री है जो पूरी तरीके से इंटेंडेड पर्पस में जो पैसा अलॉट हुआ था उसको सही से यूज़ नहीं किया, एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया, तो उसको क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में चार्जेस बनाए जा सकते हैं। अब चार्जेस बनाए जा सकते हैं क्योंकि वो वायलेट किया है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कैग के रिपोर्ट का। तो बिल्कुल कैग के रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 और 3 कहीं दिख रहा है साथ में, तो सी में दिख रहा है, सी मार दो सर, ठीक है। 4, while dealing with the audit and accounting the government companies, CAG has a certain judicial power for the prosecuting those who violate law। नहीं, CAG के पास कोई भी तरीके का जुडिशियल पावर नहीं है, ठीक है। CAG तो सिर्फ रिपोर्ट ऑडिट कर रहा है ना, रिपोर्ट बना रहा है, ठीक है, एग्जामिन कर रहा है, यही काम है इसका। इसके पास किसी भी तरीके का जुडिशियल पावर नहीं है। तो चौथा गलती, ये जो जुडिशियल पावर बोल दिया ना, ये नहीं है उसके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। According to the Constitution of India, it is the duty of President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following। मतलब यहाँ पर ही कुछ ऑप्शन है, 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा चीज़ जो है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के जरिए पेश किया जाता है, ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल, फाइनेंस कमीशन क्या क्या रिकमेंड किया है प्रेसिडेंट को आकर के देखिए। हम लोग फाइनेंस कमीशन देख चुके हैं पहले, अभी आगे आने वाले टाइम में और भी देखेंगे इसके प्रपोजन, ठीक है। तो इसका जो रिकमेंडेशन होता है उसको लेट डाउन करते हैं पार्लियामेंट में, बाई प्रेसिडेंट के जरिए कर सकते हैं। तो रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक कमेटी के रिपोर्ट को नहीं करते हैं, ठीक है, ये इनका नहीं है। एक बार देख लो, ठीक है, कि कौन कौन से चीज़ को करते हैं ये रिपोर्ट इनके जरिए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला जो रिपोर्ट है वो अगर देखें तो अभी हम लोग देखें यूनियन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक का। तीसरा कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट। चौथा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और साथ में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इनका करता है। यहाँ 5वां ये कर दो। और छठा, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, दोबारा बोल दिया क्या, ये हो गया कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद 7 यूपीएससी के रिपोर्ट को। उसके बाद 7 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यहीं जोड़ लो ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोला था क्या, ये नहीं, प्रेसिडेंट डज नॉट ले द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, समझ गए, ये गलती से लिख दिया। पैक का नहीं काम करता, बाकी इन सब का करता है, ठीक है। अब ऑप्शन में जा करके देखो, पैक अभी बोला था, पब्लिक अकाउंट कमेटी ये नहीं करता है। बाकी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट हाँ करता है। पैक मतलब दूसरा को हटा दो। तीसरा द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब भी बोला और बैकवर्ड क्लास भी बोला, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में ना पूरी तरीके से पहले थोड़ा सा जान लो, मतलब पूरी तरीके से इसमें थोड़ा सा जान लो, उसके बाद ऑप्शन पर आते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 देखने को लिए मिल जाएगा, ठीक है, सेटअप किया गया अंडर। और फाइनेंस कमीशन को क्या मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि भाई इस दैट क्या है, इसको फिजिकल फेडरलिज्म ये मेंटेन करना है, देखना है सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्सेस का क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। इसका इवेल्युएट करना है, किसका मतलब कोर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, यूनियन फाइनेंस कमीशन के एवेल्युएट करना है इनको,
इवैल्यूएट करना है और इनका रिपोर्ट किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। और ये भी रिकमेंड करना है कि सर शेयरिंग जो करना है टैक्सेस का शेयरिंग बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन, ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, ये सभी बताते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन का काम है। फाइनेंस कमीशन और भी चीज़ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है। तो एक तो पहला बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस का, दूसरा कि ग्रांट कितना देना है, कैसे देना है, ठीक है, सेंटर से स्टेट को, ठीक है, कहाँ से, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस तरीके का ग्रांट देना है, ठीक है। फिर पंचायत को, कल क्वेश्चन देखा था ना, पंचायत में फाइनेंस कमीशन ये कर रही थी, तो पंचायत के लिए जो है सप्लीमेंट, उसके रिसोर्सेज अगर कम पड़ रहे हैं उस रिसोर्सेज में अच्छा करने के लिए, तो उसको ग्रांट करने के लिए भी इसके पास ये है, रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। और एनी अदर मैटर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट जो चाहे कि फाइनेंस से रिलेटेड है तो उनको दे सकता है रिकमेंडेशन, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो, ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ो। इट इनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट, नहीं, ये इसका काम नहीं है। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंस अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर्स एंड द अंडरटेकिंग, ठीक है। पूछा क्या है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इनमें से करेक्ट कौन है। इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर नहीं, क्या बोला था अभी, सेंटर स्टेट के बीच, है ना। इट इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका काम नहीं है, ये रिपोर्ट देने का काम है, इवेल्युएट करेगा, ठीक है, ये इसका काम नहीं है। तो नन ऑफ द अबव ABCD गवर्न, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली ये कोई भी एक्शन इनका नहीं है। अभी जितना पावर फंक्शंस जो भी था हम डिस्कस किए, तो उनमें से कहीं भी ये तुमको नहीं देखने के लिए मिला होगा, तो डी मारो, नन ऑफ द अबव, ठीक है। 10 फाइनेंस कमीशन, फिर से टू अलाउ द विड्रॉवल ऑफ द मनी आउट ऑफ द काउंसिल, ये अलाउ करने वाला कौन है, पार्लियामेंट होगा ना, ठीक है, वो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, पहला गलत है, हो गया। दूसरा पढ़ो, एलोकेट अमॉन्ग द स्टेट शेयर ऑफ द प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस, अभी जस्ट ये बात किया कि भाई सेंटर स्टेट के बीच में शेयरिंग की बात करता है टैक्सेस का, ठीक है। टू कंसिडर द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट इन द फ्रॉम द स्टेट, बिल्कुल अभी भी ग्रांट का बात किया है कि नहीं। तो दूसरा तीसरा बी में दिख रहा है सर, और कहीं नहीं दिख रहा है। तीसरा, चौथा पढ़ लो, टू सुपरवाइज एंड द रिपोर्ट द वेदर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर लिविंग टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोविजंस, ये नहीं है काम इसका, ठीक है, बजटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है, ये नहीं, टैक्सेस बजटरी प्रोविज़न के अकॉर्डिंग लगा रहा है स्टेट और यूनियन, ये देखना नहीं, ये नहीं है इसका, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। Who of the following shall cause every recommendation and made by the Finance Commission to be laid before the each house of the Parliament? फाइनेंस कमीशन किसको दे रहा है, प्रेसिडेंट को दे रहा है ना, तो कौन रखेगा, प्रेसिडेंट ही रखेगा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कोई नहीं है। द डिसीजन टू डिसक्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन हैज़ बीन मेड बाय, अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो और उससे रिलेटेड कुछ हो गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन का बात आ रहा है, तो वो कौन करेगा, ठीक है, तो पार्लियामेंट करेगा। लेकिन क्या है कि इसके जो हैं, अगर देखो तो रोपा हम लोग पढ़ते हैं ना, रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 8 जाकर के पढ़ो, ठीक है। तो वैसे पर्सन के बात किया गया डिस्क्वालिफिकेशन से जिनको 2 ईयर से ज़्यादा या 2 ईयर से ज़्यादा का जेल अगर हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया है, तो ठीक है, उसको ये कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल भी हम लोग देखे थे PYQ में, आर्टिकल 102 में पढ़े, है ना, ठीक है। तो एक लॉ के ज़रिए, पार्लियामेंट के लॉ के ज़रिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड्स द प्रिंसिपल फॉर शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू अमंग द यूनियन एंड द स्टेट बिना छत्तीसगढ़ PCS का पूछा है, कौन करेगा। अभी भी बोला ना कि सेंटर और स्टेट के शेयरिंग का बात करता है टैक्सेस का, तो फाइनेंस कमीशन, और फाइनेंस कमीशन के बारे में भी सब कुछ देख चुका है भाई कि आर्टिकल 280 के पास है,
ठीक है, रिकमेंडेशन भी देख चुका है, इसलिए उस सब में टाइम दे रहे थे। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड, दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के फंडिंग जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उससे रिलेटेड बात करता है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है 1980 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कारण क्या था? रिव्यू करना, रिव्यू द इलेक्टोरल सिस्टम, ठीक है। और ये कमेटी रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि मतलब कहाँ से फंड क्या करना है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो, ठीक है, समझे। कमेटी ये भी रिड्यूस करेगी, मतलब कमेटी ये भी रिकमेंड करेगी कि भाई आपको जो है मनी इन्फ्लुएंस कम करना है इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इजी हो सके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। अगर मनी इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इससे बात है, लोकसभा से नहीं, स्टेट लेवल से नहीं, ठीक है। और अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी से बात देखो ना, तो अगर कभी क्वेश्चन देखो कि इलेक्टोरल कमेटी रिपोर्ट से लेकर के और कोई कमेटी या रिपोर्ट पूछे, तो कुछ कमेटी का हम नाम लिख रहे हैं। एक तारकुंडे कमेटी, तारकुंडे कमेटी 1974, ठीक है। फिर जयप्रकाश नारायण कमेटी, जयप्रकाश नारायण कमेटी 1974, ठीक है। उसके बाद एक अभी जो गोस्वामी देखा ना, गोस्वामी कमेटी 1990, फिर वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, लॉ कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉ, ओके। और इलेक्शन कमीशन तो ये तो सबको जानेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म 2004, जीवन रेड्डी कमेटी 2004, और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, हो गया। ये कमिटीज़ याद रखना भाई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट द नेसेसरी फॉर अ कंट्री, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उस कंट्री के लिए ज़रूरत नहीं है। किस कंट्री के लिए? ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम लोग करते हैं ना, मतलब कि मल्टी पार्टी जहाँ होता है वहाँ से ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है। या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि कोई भी छूटे ना, ठीक है। कोई भी जैसे मेजॉरिटी पार्टी होगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनॉरिटी भी तो है कुछ, तो प्रोपोर्शन के बेसिस पे हम लोग चलते हैं ना कि भाई पॉपुलेशन के पावर प्रोपोर्शन से सीट चलता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये मल्टी पार्टी में ये किया जाता है ताकि हर एक तरीके का जो ओपिनियन हो, ठीक है, हर एक तरीके का, क्योंकि हमारा इंडिया डाइवर्स है ना, डाइवर्सिटी लाई करती है इसमें, तो हर एक तरीके का ओपिनियन आए, इसलिए हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को? मल्टी पार्टी सिस्टम में। अब ऑप्शन पढ़ो, देयर आर नो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। जहाँ पर ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा वहाँ पर ही हम लोग इसका इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे। कह रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री वेयर नो रिजर्व सीट कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं। अ टू पार्टी सिस्टम हैज़ इवॉल्व, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रिवेल, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री। टू पार्टी मतलब वन से ज़्यादा हुआ तो टू पार्टी हो गया ना, मल्टी पार्टी, तो ताकि सब तरीके का ओपिनियन आ सके, ठीक है। 16 Which of the following is correct in respect to the commencement of the election process in India? इलेक्शन प्रोसेस से बात कर रहा है, ठीक है। द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज़ कास्ट बाय द इलेक्शन कमीशन। ये पूरा गलत बोल दिया ना, नोटिफिकेशन इशू कौन करता है? नोटिफिकेशन इशू तो प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ठीक है नहीं, गलत बात।
द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन की बात की जाएंगे, ठीक है। एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन इज इशूड बाय द होम मिनिस्टर और द सेंटर। होम मिनिस्टर नहीं, अभी ना बोला सर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये भी गलत। द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन के जरिए मेड किया बताया जाएगा। एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ये बात बिल्कुल सही है। Both the exercise of the making of the recommendation for the election that the issuing notification in respect of it are done by the election commission, नहीं, ठीक है। both exercise of making recommendation for election and that issuing notification respect for issuing notification किसके जरिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के जरिए हो रहा है ना सर। ये इलेक्शन कमीशन के रिस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन थोड़ी कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी रहा है। आगे बढ़ते हैं। If an election to a state legislative assembly, the candidate who is declared elected loses his deposit, it means, कह रहा है अगर एक इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एक कैंडिडेट जो होता है वो हारा हुआ घोषित कर जाता है और अपना डिपॉजिट भी ख़त्म हो जाता है उसका, ठीक है। हम लोग कहते हैं जमानत जब्त हो गया। जमानत जब्त मतलब कि एक सिक्योर्ड वोट नहीं ले पाया, ठीक है। एक सिक्योर्ड वोट होता है जैसे कि 1/6 ऑफ टोटल वोट, जितना वोटिंग हुआ है उसका 1/6 वोट लाना होता है, नहीं लाया तो जमानत जब्त हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब होता है कि पोलिंग वॉज वेरी पुअर, नहीं। इलेक्शन वॉज फॉर अ मल्टी मेंबर्स कंस्टिट्यूंसी, ऐसा भी नहीं है। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट राइवल वाज द वेरी मार्जिनल, तो ये कैसा हुआ वेरी मार्जिनल, मतलब कि ये जीतने वाला है और जीतने वाला यहाँ पहुँच गया है और हम इससे आ रहे हैं यहाँ, इतना मार्जिनल हो गया है, तो इसके बेसिस पे वो हारा हुआ घोषित हो जाएगा और उसका डिपॉजिट भी है, जमानत भी जब्त नहीं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टेड, अब बहुत लंबा, जिससे कि इतना छोटा सा कंस्टिट्यूंसी है, एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, अब इतने से अगर आएंगे तो सबके पास तो सीट तो बच जाएंगे ना सर, मतलब कि सबके पास जो वोट होंगे वो बढ़ जाएंगे, वोट बटेंगे नहीं बटेंगे। तो जब लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हो तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वोट का डिवीज़न हो जाता है, इन्हीं 5 में से बढ़ जाएगा। तो इसके लिए किसी एक इंसान के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वोट वो गेन कर पाए, है कि नहीं। तो यही रीज़न है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो वो हार भी जाता है, जमानत भी जब्त हो जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर 1/6 कहाँ से फिर सिक्योर कर पाएगा, सब में तो वोट बट गया ना। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्जिट पोल इज़ करेक्ट, ठीक है। एग्जिट पोल, इलेक्शन होता नहीं है कि कुछ दिन के बाद तुम न्यूज़ में देखने लगोगे, टीवी में सारे लोग एग्जिट पोल ये बता रहा है, एग्जिट पोल ये भी बता रहा है, यहाँ से ये पार्टी जीत रही है, यहाँ से वो पार्टी जीत रही है, इस तरीके का न्यूज़ आता है। तो एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल इज़ अ टर्म यूज फॉर अ डिनोट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे of the voters regarding the candidate in which whose favor of they had exercised their franchises। आगे पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है भाई, यही बात कह रहा है ना, सर्वे को ही तो बताता है, वोटर के सर्वे को बाद में कैसे कौन जीत रहा है नहीं जीत रहा है, कहाँ से कौन जीत रहा है, ये प्रिडिक्ट ही तो करता है, ये प्रिडिक्ट ही कर रहा है आउटकम ऑफ एन इलेक्शन, या कह लो ओपिनियन पोल्स के बेसिस पे, है कि नहीं। आगे पढ़ने का टाइम देखो। 19 विच ऑफ द इलेक्शन सिस्टम हैव बीन एडॉप्टेड फॉर डिफरेंट इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन से इलेक्शन सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है अपने इलेक्शन सिस्टम में, मतलब डिफरेंट इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। अलग अलग इलेक्शन होता है ना अपने इंडिया में, तो कौन कौन से सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, बिल्कुल ये डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग के लिए कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, एक तो लोकसभा में देखने के लिए मिलेगा, प्लस में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने के लिए मिल जाएगा कि जितने भी 18+ लोग हैं वो वोट करेंगे, एडल्ट सफरेज, ये बात तो सही है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है, प्रेसिडेंट के वोटिंग में और वाइस प्रेसिडेंट के वोटिंग में, उसके दरमियान में यूज़ किया जाता है कि नहीं। और साथ में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी यहीं यूज़ किया जाता है, प्रेफरेंस, है ना। ऐसे होता है कोई कि कैंडिडेट 1 2 3 यहाँ कोई वोट कर रहा है, 1 नंबर पे इसको दे रहा है, 2 नंबर पे इसको दे रहा है, फिर ये कट होता है तो दूसरा को सिक्योर हो जाता है। प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन पूरा प्रोसेस पढ़ो ना अच्छे से, ठीक है।
लिस्ट सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है भाई, लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आज तक तो कहीं पढ़ा नहीं। ये मतलब क्या होता है इसमें कि वोटर्स जो होते हैं वो वोट करते हैं पार्टी के लिए, मेंबर के लिए नहीं करते हैं। तो हम लोगों के इंडिया में तो पार्टी के लिए नहीं हो रहा ना, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तीसरा 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 सब गया, एक ख़त्म तो सब ख़त्म। 1 और 2 सही है। द क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये नहीं होता। क्यूमुलेटिव इनडायरेक्ट सिस्टम जो है ना, ये अपने को देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, यूएसए में, ठीक है। मतलब यहाँ जो इसका कहने का मतलब है, जो वोट हो रहा है वो किसी ग्रुप ऑफ कैंडिडेट को हो रहा है, किसी सिंगल मेंबर को नहीं, पार्टी को नहीं, ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स को हो रहा है, नॉट अ सिंगल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये यूएसए में होता है, इंडिया में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर काफ़ी टाइम उस वक्त हम लोग बिता चुके हैं, बात मानते हो कि नहीं मानते हो। अब यहाँ सिर्फ देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द चेयरमैन। भाई इलेक्शन की बात कर रहा है और हम लोग लोकसभा या लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने से ही खुद से ही चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन कहाँ से बात करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, गलत है। टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द म्यूनसिपैलिटी एंड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, पंचायत वाला कल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, वहाँ देखे थे, ये भी गलत है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन का आता है। टू मेक द डिसीजन ऑन ऑल द डाउट्स एंड द डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन, तो ये किस में है भाई, मेक डिसीजन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन, ये तो सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि नहीं, ये बात तो गलत है बिल्कुल। जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जो भी डिस्प्यूट निकल कर के आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, है ना। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हो रहा है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, लेकिन अगर पार्लियामेंट में हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये तो इसका ये सॉल्व कहाँ से करने लग गया सारा डाउट्स वाट्स, इलेक्शन कमीशन नहीं ना करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 हु रिकमेंडेड टू एंड एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। किन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि भाई IAS जिसका तुम पढ़ाई कर रहे हो, जिसका तुम तैयारी कर रहे हो, जो बनना चाह रहे हो, वो IPS दोनों को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन देने वाले थे राजमन्नार कमीशन वाले लोग। राजमन्नार कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए, ठीक है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस को ओवरव्यू करने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। कब किया गया था, 1960 में, ठीक है। और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे ना सर, वो थे डॉक्टर PV राजमन्नार, ठीक है। अपॉइंट किए गए थे कि जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सेंटर स्टेट्स रिलेशंस के, उनको इन्वेस्टिगेट करें, आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से यहाँ दिखता है सेंटर स्ट्रॉन्गर दैन द, कहीं कोई भी ऐसा टेंडेंसी दिख रहा हो, यूनिटरी टेंडेंसी दिख रहा हो सेंटर स्टेट रिलेशंस में, तो उसको आइडेंटिफाई करना था इनको। और साथ में यही फोर्स किए कि भाई IAS और IPS ये नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शो करते हैं एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, और एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन शो कर रहे हैं तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, हिंडरेंस पैदा कर रहे हैं, किस में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ओवर ब्यूरोक्रेसी हो जा रही है, ठीक है। तो ये मोर ऑटोनॉमी फॉर द पंजाब दैन द जम्मू एंड द कश्मीर। अरे क्या डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ने लग गए यार। द क्वेश्चन कंसिडर्ड बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टाइम में हम लोग पढ़े थे ना, इनका नाम है कि नहीं, और DPSP के टाइम में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तो ये डायरेक्टली पढ़ो, यहाँ प्रायोरिटी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन कंपैरिजन टू द फंडामेंटल राइट, तो उस वक्त DPSP के टाइम में हमें, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बना गया है। इनको एग्जामिन करने के लिए बात किया गया था कि भाई आपका ना DPSP और फंडामेंटल राइट्स में रिलेशन निकालिए, ये बताइए कि कैसे, मतलब कमेटी को ये एक्सप्लोर करना था कि कैसे जो है ग्रेटर और इफ़ेक्टिवनेस तरीके से DPSP को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, ताकि एक हार्मोनाइज तरीके से, या हारमनी कह लो, हारमनी बना रहे किसके बीच में,
जो फंडामेंटल राइट्स के ऑब्जेक्टिव हैं उनके और DPSP में, ठीक है। जिसके बाद स्वर्ण सिंह के बेस पे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। CSE के क्वेश्चन ख़त्म 1993, UPSC CSE 1993 तक के क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अदर स्टेट के क्वेश्चन, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया नहीं, और क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 58 क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 or more स्टेट कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय JPSC, मतलब जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर इस्टेब्लिश करना है तो ये बात कहाँ है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 315 में पढ़ा जा करके कि भाई 2 और ज़्यादा स्टेट के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि भाई क्या करना है JPSC के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ठीक है। और उन दोनों के एग्रीमेंट के भी अगर एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब उन दोनों के बीच में सहमति बन जाती है, तो पार्लियामेंट एक लॉ ला सकती है जिसमें से अपॉइंट करेगी JPSC, ठीक है। JPSC जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो कैसे होगा, पार्लियामेंट इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द कंसर्न स्टेट, बिल्कुल यही बात बोला। JPSC क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ही लो। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इट डज़ नॉट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि लॉ के जरिए बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो चेयरमैन है वो किसके जरिए अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट होता है। कितने ईयर के लिए, 6 साल के लिए, और साथ में एज मैटर करता है 62, जो दोनों में से मैं पहले आगे आ जाएगा 62 साल या 6 साल रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और इनको जो है प्रेसिडेंट के जरिए बीच में फायर भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके, समझ गए। आगे बढ़ो। 24, अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में बी रिमूव्ड बाय, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के मेंबर किन के जरिए रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 317 में जाकर के पढ़ो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ग्राउंड क्या होगा, प्रूवन मिसबिहेवियर और प्लस में इनकैपेसिटी, ठीक है। साथ में इंक्वायरी कंडक्ट होगा किसके जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ठीक है। इंक्वायरी कंडक्ट होगा तो फिर प्रेसिडेंट जो होगा रिमूवल हो सकता है। आर्टिकल 317 में यही बताया गया कंडीशन ऑफ फॉर रिमूवल, ठीक है। तो पढ़ो कहाँ पर यह जा करके, द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट, विधानसभा द गवर्नर ऑन द इंक्वायरी ऑफ द कंडक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, नहीं, प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बात सही है, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, आगे बहुत लेट हो चुका है आज। एजर्सन रीजन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। क्या ये बात सही है, देख लो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, नहीं, ये बात सही नहीं है। जो प्रोविजंस है अगर आर्टिकल 280 में जाकर के देखो तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इसको प्रेसिडेंट हर 5वें साल के लिए बनाते हैं, है कि नहीं। और फाइनेंस कमीशन जो है इसमें 4 मेंबर्स होते हैं, है ना, चेयरमैन्स होते हैं, और मतलब कि एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एक बात, ये जो क्या बोलते हैं यार, मतलब होल्डिंग पावर इन लोगों के यार, हाँ, जब तक ये प्रेसिडेंट जो है चाहे तब तक, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई किया है तब तक रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज़ करता है कि ये जो है ना भाई, जो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोले हो, ये काम है पार्लियामेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द कमीशन। और मैनर क्या होगा, मैनर जो वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट। तो यहाँ प्रेसिडेंट गलत है। अब एक ही तो यहाँ ऑप्शन ही होता है, बोथ वाला तो हटा ही दो, एक गलत है, आर ट्रू है तो आर भी पढ़ ही लो, काहे छोड़ रहे हो। चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात अभी बताए थे। 26, कंसिडर द फैक्ट गिवन बिलो, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फैक्ट है भाई, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ, सुकुमार पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के। 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक रहे, ठीक है, और इसमें कोई माँ बाप नहीं है। रामा देवी वॉज फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ वीमेन, ठीक है, रामा देवी भी पहली वीमेन कमिश्नर थी, और ये 26 जनवरी 1975 से लेकर के 31 दिसंबर 1977 तक रही हैं। तो मतलब क्या बोथ ए एंड मतलब कि 1 और 2 सही है,
सी, ठीक है। 27 इन द रिमूवल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस डस द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। इनमें से किन का रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है? तो एकमात्र इंसान जो है वो, सॉरी क्या बोल रहा है, एकमात्र इंसान जो है चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि इसमें आर्टिकल 317 में जाकर के पढ़ो तो ओनली कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। अभी हम लोग पीछे में देख के याद कर सकते हैं, ग्राउंड देखे थे, और ग्राउंड क्या हो सकता है? प्रूव एंड मिस बिहेवियर और इन कैपेसिटी, ठीक है। पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है, समझ गए। डी में दिख रहा है 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द ऑडिटिंग and the controller and the auditor general's task only remain confined auditing the government accounts, ठीक है। मतलब कौन सा साल था जिसमें से, ठीक है, जो अकाउंटिंग को सेपरेट कर दिया गया था, किससे? तो ऑडिटिंग और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टास्क से सिर्फ और सिर्फ क्या करने दिया कि भाई ऑडिटिंग करना है, ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट। ये कब किया गया था? तो ये सेपरेट किया गया था 1976 में। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो था उसको बाइफरकेट किया गया 2 हिस्सों में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को 2 हिस्सों में बताया गया, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स और डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये किया गया था। बाद में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स और जो क्या मतलब बाद में इसी को नाम चेंज कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन 1985, ठीक है। कैग का ड्यूटी है कि ऑडिट करना है गवर्नमेंट के अकाउंट को, ठीक है। ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं, ठीक है। 1976 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी मतलब क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर हो। तो भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी देख करके हम लोग 317 ये सब भर्ती कर रहे हैं, फाइनेंस कमीशन भी बात कर रहे हैं 280, इलेक्शन कमीशन भी बात कर रहे हैं 324 के आसपास में, है कि नहीं? कौन नहीं है? नीति आयोग। नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके पहले इसके जगह पर कौन काम कर रहा होता था? प्लानिंग कमीशन काम कर रहा होता ना। तो ये जो है नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है इसका, ठीक है। ये बात मानते हो तो आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा आज हम लोग लेट चल रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एज सून बी इलेक्शन इज अनाउंस्ड। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मॉडल कोड कंडक्ट हर पार्टी फॉलो करता है जैसे ही इलेक्शन अनाउंस्ड हो जाता है, ठीक है। एक समय होता है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, मतलब कि इलेक्शन एक तो इलेक्शन पहले से कि हाँ इस डेट को होगा, ठीक है, लेकिन एक सामने जब आ जाता है तो आचार संहिता लग जाना, मतलब मॉडल कोड कंडक्ट वही होगा ना, तो वो लग जाने के बाद बिल्कुल ये नहीं होता है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो ये बात गलत है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन कराता है? ये गाइडलाइन इशू कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है ना, कि भाई कैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी को बिहेवियर करना है ना बिफोर द इलेक्शन। तो भाई कहाँ से तुम बोल रहे हो पार्लियामेंट? ये बात गलत है। आर फॉल्स कहाँ दिख रहा है? एक ही जगह दिख रहा है। बोथ वाला को तो ऐसे हटा दो ना, सी 31। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बात सही है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बनाया गया, आर्टिकल 280(3)BB में ये बात कहा गया है इसमें, ठीक है। यूनियन फाइनेंस कमीशन कैन नॉट रिकमेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पंचायत। अभी हम लोग पीछे जाकर के क्वेश्चन में देखो, वीडियो को पीछे करो, और हम बात किए थे पंचायत से रिलेटेड बात भी करना है, कैसे उसको एक्स्ट्रा एड देना है, ठीक है, उस पर भी रिकमेंड करता है। ये बात गलत है ना, आर इज फॉल्स, एक ही में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड। लोकायुक्त कौन होते हैं? लोकायुक्त एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होते हैं। काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, और साथ में एलिगेशन जो किस पे लगा होता है?
पब्लिक ऑफिशियल्स पे किसी पे जो एलिगेशन किस चीज़ का करप्शन का एलिगेशन हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल पे। तो ये सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये सबसे पहले अपना महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस महाराष्ट्र में ये लाने के पीछे का जो कैसे आया था, तो महाराष्ट्र लोकायुक्त या यूपीए लोकायुक्त एक्ट 1971 था, ठीक है, जो इसको पास करता है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 1971 में, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट में आता है अक्टूबर 25+1972 को, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट प्राइमरली एम्फेसाइज ऑन, ह्यूमन राइट प्राइमरली किस पे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, प्रॉपर्टी तो कोई नहीं करेगा ना, इक्वालिटी रिलेशन तो ह्यूमन, और ये जो है ह्यूमन राइट प्राइमरली हम लोगों का प्रियम्बल में भी इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। ये बात हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ मैन एज अ ह्यूमन बीइंग, इस पे एम्फेसाइज करता है। हम लोग जानते हैं कि 3 तरीके का हम लोगों के पास राइट होता है, नेचुरल राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है और लीगल राइट होता है। नेचुरल राइट में वैसे राइट्स होते हैं जो जन्मजात, जैसे तुम जन्म लिए वैसे ही तुमको मिल गया, इनहेरेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास ये होता है, ठीक है। इसको कोई गवर्नमेंट के जरिए ग्रांट नहीं किया जाता है, कोई अथॉरिटी इसको नहीं देता है, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, राइट टू पोसेस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू मेक लिविंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में वैसे चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, ठीक है, ये सब। उसके बाद लीगल राइट वैसे होते हैं जो इन्फोर्स किए जाते हैं लीगल सिस्टम के जरिए, ठीक है, इन्फोर्स या रिकॉग्नाइज किए जाते हैं लीगल सिस्टम के जैसे कि राइट टू एजुकेशन, आरटीई पढ़े ना हम लोग, राइट टू फेयर ट्रायल्स, है ना, फिर राइट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ो। 34 इट प्रिंसिपल फॉर इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड इट विल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो होता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन होता है एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पर होता है। देयर विल बी ओनली 1 इलेक्टोरल रोल फॉर द एवरी टेरिटरी, हाँ यार, हर एक इलेक्टेड टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ही इलेक्टोरल रोल होता है, हर एक के लिए अलग अलग थोड़ी होता है कि रिलीजन पे अलग, इस एरिया के लिए अलग, ऐसा नहीं होना होता है। रिलीजन, रेस, सेक्स एट्सेट्रा विल हैव नो प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टोरल, बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है, कोई इन लोगों का रोल नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं ना करना भाई। पॉलिटिकल पार्टीज़ विल फ्री टू हैव देयर नॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं, फ्री टू हैव देयर नॉर्म्स, किसी भी तरीके के लेकर के अपने बात को आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, तो ये बात भी सही है, मतलब कि डी ऑल 4। 35 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज 21 से 18, ये बच्चा जानता है यार, 61st अमेंडमेंट मारो, आगे बढ़ो, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन से कौन सा चीज़ रिलेटेड नहीं है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल, ये तो है। कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एवरी स्टेट, ये बात भी है। कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी यही करवाता है। मेक द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर मेक प्रोविज़न मतलब कि लॉ बनाने का बात हो गया, तो लॉ कहाँ से बनाता है, ये लॉ थोड़ी बनाता है, ठीक है, ये तो पार्लियामेंट का काम है, ना कि स्टेट इलेक्शन का, ना कि इलेक्शन कमीशन का। तो गलत यही है, तो सही आंसर यही है, क्योंकि पूछा क्या, नॉट। 37 हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिसाइड करना है तो कौन करेगा भाई, ठीक है, मेंबर हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई डिसाइड करने वाले कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, साथ में इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे या कंसल्ट पे करेंगे, ठीक है। और जो एडवाइस इलेक्शन कमीशन देंगे, एक तो एडवाइस देखो, एक सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट एडवाइस मांग रहे थे, ठीक है, और वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगा कि प्रेसिडेंट फॉलो करें या न करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देगा ये बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंट विद द इलेक्शन कमीशन। ये 38 मतलब कि 38 क्वेश्चन, विच एक्ट इस्टेब्लिश द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात हम लोग जब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का क्वेश्चन कर रहे थे उस वक्त भी किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था, उसी में बात किया गया था, और बाद में चल करके 1926 में जा करके सिविल सर्वेंट सेटअप किया गया था, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, ठीक है। हु वाज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ठीक है, एक तो कमेंट बताना यार कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है, ये कमेंट करना।
और हु इज़ कॉल्ड द, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पहले और हम लोग कर चुके हैं, हु इज़ द कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का गार्जियन किसे हम मान रहे हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं इसी का काम होता है सभी तरीके के रिपोर्ट को ऑडिट करना, एग्जामिन करना, है ना, तो ऑडिटिंग करना, और साथ में इसी का काम होता है कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी अगर की बात करें तो यही होता है, क्योंकि सारा एग्जामिन, रिपोर्टिंग, कलेक्शन, एक्सपेंडिचर सब कुछ जो है पब्लिक फंड से रिलेटेड, ये सब कुछ इसी के हाथ में है। ठीक है, ओके। Powers as its reason. Powers for the conducting election to the parliament and the state legislature free and fair manner have been given to an independent body that is the election commission। बिल्कुल कि भाई आपको इलेक्शन कराना है, पार्लियामेंट का भी कराना है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी कराना है, और फ्री और फेयर मैनर में कराना है, और ये बात किसको दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ द रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर विच इज विद द एग्जीक्यूटिव। रीजन नहीं है, ये दोनों रीजन नहीं है। ठीक है, रीजन नहीं है मतलब ये बात भी सही है, पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विद इन द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये बात सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव करेंगे। ठीक है, कोई द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव के हेड तो वही होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर। ग्राउंड क्या होगा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ठीक है, रीज़न दोनों ही अलग अलग सही है, लेकिन रीज़न जो है इस पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो मारो ना यहाँ बोथ हे आर नॉट ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 41 विच ऑन द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इज़ नॉट परफॉर्म बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के जरिए कौन सा ड्यूटी नहीं परफॉर्म किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द काउंसिलर, ये करा जाता है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक फंड, ये भी किया जाता है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द ऑल द मैटर मैन्युफैक्चरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द अकाउंट, अभी भी ये सारे कुछ हम लोग देख करके आए यार, पीछे जाकर के वीडियो में देखो, अगर नहीं बात किए होंगे इस पर तो। ठीक है, कंट्रोल एंड द रिसिप्ट एंड द इशू ऑफ द पब्लिक मनी एंड इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस्ट इन द एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू रॉक्स ना, ये चीज़ नहीं बात किया। देखो, पावर और कंट्रोल जो है रिसिप्ट का इशू, पब्लिक मनी का इशूएंस से लेकर के पब्लिक रेवेन्यू जो लॉक किया गया, ये ड्यूटी नहीं है कैग, ये पावर बिलोंग करता है किसका, गवर्नमेंट के ब्रांच से। और अगर जाकर के देखना है तो आर्टिकल 266 और 268A में जाकर के देखो, इसमें बात किया है। ठीक है, कैग का रिपोर्ट अभी हम लोग कैग के ड्यूटीज़ देखे, फंक्शंस देखे, अभी ऊपर में कहीं इस तरीके का बात ही नहीं था ये, तुम्हारा नहीं यार ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स आर कंट्रोल बाय, किसके जरिए कंट्रोल किया जाता है। अभी क्या ही देखे थे कि स्टेट का भी और स्टेट का भी और सेंटर का भी वही कर रहा है। क्या यहाँ कहीं है, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो डी मारो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सा बात सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, द रिपोर्ट विल बी रिकमेंडरी नेचर। ठीक है, ये नेशनल कमीशन जो होगा वो उसका जो रिपोर्ट होगा वो रिकमेंडरी नेचर का होगा, बात सही है, रिकमेंडरी नेचर का होगा। जो भी रिपोर्ट कमीशन देगा वो रिकमेंडरी नेचर होगा। एंड एनी प्रपोज्ड अमेंडमेंट विल नीड टू अप्रूव और एडॉप्ट बाय द पार्लियामेंट, बात सही है। द अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के जरिए अप्रूव किया जाएगा, नहीं। जो अपॉइंटमेंट होगा नेशनल कमीशन फॉर द रिवाइजिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड बाय, ये अप्रूव्ड बोल दिया, अप्रूव नहीं है, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अप्रूव्ड, दूसरा गलत कर दिया, ये यहाँ है, यहाँ बच गया एक ही, बी मार दो। तीसरा, इट इज़ प्रेसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द एम.एन. वेंकटेचेलिया। ठीक है, जैसे भी पढ़ना यार। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, यही हेड किया था कमीशन को। इट विल फोकस ऑन द सोशियो इकोनॉमिक नीड ऑफ द कंट्री, नहीं, प्राइमरी टास्क इसका जो है नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जामिन करना है इसके प्रोविजंस को, प्रपोज करना है नेसेसरी अमेंडमेंट्स, जिससे जो है जिससे सोशियो इकोनॉमिक्स, मतलब कि अमेंडमेंट जो अगर एग्जामिन किया उस प्रोविजंस को, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज करना है। कमीशन का ये स्कोप नहीं है कि वो स्पेसिफिकली सोशियो इकोनॉमिक कमीशन को, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को एड्रेस करे। ठीक है, ये बात नहीं है, 4 को हटा दो। हाँ अच्छा, आंसर तो पहले ही कर चुके हैं। 44 द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय, एक ही इंसान कर सकता नहीं, एक ही इंसान नहीं कर सकता है वो, जैसे मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल वैसे हो सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। ठीक है, सेम मैनर जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के जज का। और रीज़न क्या दिएगा, प्रूवन
मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और ये रिमूव कैसे होंगे? प्रेसिडेंट के जरिए होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट से होंगे, लेकिन कैसा चाहिए? मोशन पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, वो भी 2/3 मेजोरिटी से, बोथ द हाउसेस से, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउसेस, बोथ द, लेकिन प्रेसिडेंट तो नाम नहीं लिया, ठीक है। द सेम प्रोसीजर अप्लाइज इन द केसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। ये 2/3 नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मैनर के जैसा बोला है, एक्चुअली इस तरीके का डिफिनेशन बोला नहीं है, लेकिन बोला है ये वाला चीज़ बोला है कि केस ऑफ द सेम प्रोसीजर अप्लाइज इन द केस ऑफ द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है। ये चीज़ 45 क्वेश्चन, assertion reason, the definition term minority is not given in the constitution of India, बिल्कुल ये बात सही है, कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा डिफाइन। रीजन माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, माइनॉरिटी कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग जान रहे हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और एक स्टेचुटरी बॉडी है ये, ठीक है। इस्टेब्लिश कैसे किया गया है इसको? एक एक्ट के जरिए, पार्लियामेंट के एक एक्ट के जरिए, जिसे हम कह रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के जरिए। तो ये दोनों आपस में सही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कॉजल रिलेशन नहीं है कि ये इसमें इससे डिफाइन किया है नहीं किया है, ये बात नहीं बता रहा है, ठीक है। दोनों अपने अपने जगह पर ही सही है, दोनों अपने अपने जगह पर ही सही है, तो मतलब कि आर नॉट डज नॉट एक्सप्लेन ए करेक्टली, तो बी मारो। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द नीति आयोग, नीति आयोग से रिलेटेड कौन सा बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट? इट वॉज सेटअप द रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ये बात तो सही है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको बनाया गया। इट इज़ फुल टाइम चेंबर, फुल टाइम चेयरमैन नहीं है जब तक क्योंकि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं, तो पीएम जब तक हैं तब तक चलेगा, ठीक है, नीति आयोग। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक नीति आयोग के चेयरमैन है, तो नीति आयोग डज नॉट हैव द फुल चेयरमैन, बी मारो। Assertion reason, the system of the proportional representation may solve the problems of the minority representation of the some extent। ये अभी हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला बात किया था कि भाई हर एक क्षेत्र से, क्योंकि हमारा इंडिया डाइवर्स इंडिया है, तो हर एक क्षेत्र से ये प्रेजेंटेशन हो सके, इसलिए रखा गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बात सही है। Because the system of the proportional representation enable due representation all the type of the group based on the ethnicity, genders, interest, बिल्कुल यही चीज़ तो हम उस वक्त एक्सप्लेन किया, और यही एक्सप्लेन कर रहा है अभी ए को भी, तो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ये बात अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में और आगे भी किए थे, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर सेम चीज़ को दोहराने से क्या मतलब है भाई, पीछे देखो जा करके। द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, किसके जरिए अपॉइंट किए जाते हैं? एक ही इंसान है, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। हाँ, हालांकि देखो अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि इस वक्त ना थोड़ा सा कंसल्ट कर लिया जाता है कि पीएम से कंसल्ट कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लो, और जो लीडर है ऑपोजिशन का, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, डायरेक्ट बोलो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा का, ठीक है, उससे कंसल्ट करके, ठीक है। लेकिन एक ही है तो यहाँ प्रेसिडेंट मारो ना, ठीक है। 50, वन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसे हम UDHR कह रहे हैं ना, इसे UN जनरल असेंबली एडॉप्ट करता है, कहाँ पर ही? पेरिस में करता है 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट क्या कहता है? UDHR सेट आउट फंडामेंटल ह्यूमन राइट, फ्रीडम दैट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, नेशनलिटी, इथेनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, सब कुछ, किसी भी छोड़कर। तो 1948, 10 दिसंबर 1948। 51, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू द सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। कह रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एग्री कर सकता है कि जो नीड है स्टेट का, मतलब कि स्टेट के लिए काम कर सकता है। तो कब काम करेगा? तो जब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑन द इलेक्शन कमीशन के कहाँ यहाँ घुसा रहे हो? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर अप्रूवल विद द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ये गवर्नर प्रेसिडेंट सेंटर का आदमी है, हेड है स्टेट का, तो ये रिकमेंड मतलब रिक्वेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को कि इससे कर दो। तो बिल्कुल आर्टिकल 350
15 में जाकर के 4 में पढ़ो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पूरी तरीके से एक्सप्लिसिटली लिखा है कि सब द स्टेट्स नीड अपॉन द गवर्नर रिक्वेस्ट विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे और साथ में प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ऑब्लाइज्ड नहीं है कि करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूव द रिक्वेस्ट इफ़ इट अलाइन विद द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि हाँ पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो अप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है। एजर्सन रीजन The duty of the controller and the auditor general is not merely ensure the legality of the expenditure but also the propriety। ये बात हम लोग देख चुके हैं है कि नहीं, सिर्फ लीगैलिटी नहीं करता, क्या उससे बिलोंग भी कर रहा है नहीं करना है, एक्सपेंडिचर जो हुए हैं सब कुछ इथिकल है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, इफ़िशियंट है, सब कुछ चेक करता है। बात सही है। रीजन ही हैज़ अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपहोल्ड कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर से बात कहाँ कर रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये इंश्योर कर रहा है एग्जीक्यूटिव को मतलब कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करा रहा है पार्लियामेंट में कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स को ये एग्जामिन कर रहा है, मतलब उनको एग्जामिन कर रहा है उसके बाद रिमोट कर रहा है, तो एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी ही पैदा कर रहा है। तो बिल्कुल दोनों ही सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी। 53 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप बाय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये काम क्या, पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम क्या है वो देखो। इसका काम होता है रिव्यू करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एंटी करप्शन मशीनरीज़ हैं, यही है मतलब कि इसका ये सजेस्ट करता है जो करप्शन केसेस हैं, जो गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं करप्शन केसेस में, एम्प्लॉयज़ हो गए हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये देख रेख उनका इन्वेस्टिगेशन से लेकर के उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे सेट हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये संथानम क्या बोल रहा है, हाँ संथानम कमेटी के जरिए हुआ था। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964, रिकमेंडेशन संथानम कमेटी। ठीक है, ये रिकमेंडेशन कब दिया था 1962 में, सेटअप 1964 में हुआ। ठीक है, गोरा वाला रिपोर्ट कमेटी जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड है। ठीक है, 1951 में रिकमेंडेशन देते हैं कैसे इंडिया के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, तो और ज़्यादा इम्प्रूव ट्रेनिंग करने की बात करते हैं, स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन के बीच में। ठीक है, ये सब चीज़ रिलेटेड था। 54 चूज द करेक्ट आंसर। द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज द फर्स्ट रिकमेंडेड बाय। अब लोकायुक्त कौन होते हैं, तो लोकायुक्त मतलब कि देखो ये जो टर्म है ना लोकायुक्त और एक इसी के साथ पढ़ोगे लोकपाल। ठीक है, ये इसका कमीशन का है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और साथ में कैसे बचाना है करप्शन से, प्रिवेंट फ्रॉम करप्शन। ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो इसका जो है कह रहा है अपॉइंटेड रिकमेंडेड, चूज द करेक्ट आंसर। द अपॉइंटमेंट लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड जो हुआ था ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 से 70, और इनको जो हेड कर रहे थे मोरारजी देसाई साहब। ठीक है, और यही रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए लोकपाल और लोकायुक्त का। कहाँ पर ही, तो दोनों ही लेवल पे, एक तो सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो रीजन ये दे करके कि भाई करप्शन को रोकना है इसीलिए। ठीक है, तो पहला आंसर। चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रिफॉर्म स्टेट अपॉइंटेड बाय, किसके जरिए अपॉइंट किए जाएंगे बताओ तुम्हें। जब जॉइंट कमेटी है, दोनों लोकसभा राज्यसभा के आ रहे हैं, ठीक है, तो भाई दोनों आ रहे हैं तो किसी हेड को ही दे दो, प्रेसिडेंट। मेजर अपॉइंटमेंट बड़े चीज़ों का नहीं से हो रहा नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का क्या फंक्शन नहीं है। इंक्वायरी सू मीटर वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। ठीक है, अपने आधार पर कर लो, अपना स्टेट में कर रहे हो कर लो। ठीक है, विजिट एनी जेल जा सकते हो भाई, मतलब जा करके देख रहे हो कि किसी भी ह्यूमन का राइट तो वायलेट नहीं हो रहा है। रिव्यू द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट, बिल्कुल रिव्यू करेगा ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन राइट्स को। ठीक है, पनिश फॉर द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट। पनिश जो होता है एक जुडिशियल फंक्शन हो जाता है, तो जुडिशियल फंक्शन SHRC को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये पावर टू पनिश
नहीं है, क्योंकि ये जो है कोर्ट से रिलेटेड है भाई। पावर जो है जुडिशियल फंक्शन पनिश करने का कोर्ट से रिलेटेड है। ये सिर्फ रिकमेंड SHR से जो है रिकमेंड कर सकता है मेज़र कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया जा सके ह्यूमन राइट्स को स्टेट में, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज़ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन नॉट कंसल्टेड, ठीक है। कह रहा है कौन सा जो मैटर है कहाँ पर ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में नॉट कंसल्टेड, उससे कंसल्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पढ़ो ऑप्शन। ऑन द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, कि किस तरीके से हम रिक्रूट कर रहे हैं सिविल सर्विस के कमीशन को, तो भाई कर लो, ये स्टेट का है ना बात, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये होगा। ऑन द प्रिंसिपल ऑन द फॉलोड विद द मेकिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन द मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विस, इसमें भी कंसल्ट होगा। एंड द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन द मेकिंग प्रमोशन इन द सिविल सर्विस, एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्विस टू अनदर, ये भी तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है रिकमेंडेड, ठीक है। प्रिंसिपल टू बी फॉलो द मेकिंग प्रमोशन कर रहा है सिविल सर्विस में और साथ में ट्रांसफ़र भी कर रहा है, वो एक सर्विस से दूसरे में कर सकता है। स्टेट के पास यही तो पावर ही है यार कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा वो इधर से उधर कर सकता है, ठीक है। ऑन द मेकिंग ट्रांसफ़र ऑफ द सिविल सर्वेंट से, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना ये कंसल्ट नहीं कर सकता है, नॉट कंसल्टेड, ठीक है। कब? जब ट्रांसफ़र किया जाएगा सिविल सर्वेंट। क्यों नहीं करा जाएगा इस दरमियान? तो जो ट्रांसफ़र जो है ना उसको माना जाता है कि ये जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है जो कि पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर में लाई करता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर का रोल जो है वो लिमिटेड है इस मैटर में, किसमें कि तुम्हें कंसल्ट किया जाएगा रिक्रूटमेंट मैटर के दरमियान में, अपॉइंटमेंट के मैटर के दरमियान में रिक्रूटमेंट कंसल्ट किया जाएगा, प्रमोशन में किया जाएगा और कुछ डिसिप्लिनरी मैटर है तो उसमें किया जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र में नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट में है, अपॉइंटमेंट में भी है और साथ में तुम्हारा प्रमोशंस में भी है। तो यहाँ पर बात किया रिक्रूटमेंट में भी है और अपॉइंटमेंट में भी है और प्रमोशन में भी है, इन तीनों में है। लेकिन यहाँ जो ट्रांसफ़र वाला है ये नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूटिव के अंदर डायरेक्टली लाई कर जाता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन लाइक मैनर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को किस तरीके से हम हटा सकते हैं? तो सेम उसी तरीके से हटा सकते हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं। तो कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज और हर ऑफिस लाइक द मैनर एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और वो कैसे रिमूव होते हैं? तो भाई किसके बेसिस? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो दोनों हाउस से उनको एड्रेस किया जाए, ठीक है। ग्राउंड क्या होना चाहिए कि भाई प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अंडर आर्टिकल 124(4), ठीक है। अब ये प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है या नहीं है, ये आप बताओगे, क्योंकि इस पर भी चर्चा हो चुका है। प्लीज़ कमेंट करो इस पर, ठीक है। 2 बात इसमें कमेंट करने के लिए इस वीडियो में बोला है, जो देख रहे हैं लगातार वो करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। हम लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल 27 होगा, आज हम लोग 56 तक कर लिए ना, तो कल क्वेश्चन कम ही होगा हमारे पास, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।